हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आज आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 30,000 की धनराशि का बैंक में निवेश किया तथा 1.5 वर्ष के पश्चात उसे 39,930 प्राप्त हुए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक ब्याज दर 20% है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें काफ़ी ही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। ठीक है बेटा, कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ बेटा। पहले तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको बता दूँ, CISI साधारण ब्याज और मिश्र धन, इसमें से बेटा दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। एक मिश्र धन से पूछा जाता है और एक साधारण ब्याज से क्वेश्चंस हमेशा ही बनता है। ठीक है बेटा, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन से सबसे पहले आप एक चीज़ याद देखना कि क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से बोला है, अर्धवार्षिक रूप से, यहाँ पे वार्षिक रूप से नहीं बोला। अर्धवार्षिक में हमेशा जो होता है वो उसका आधा होती है, आधी होती है। मतलब मैं आपको कहने का मतलब ये है कि दर यहाँ पे हमेशा कितनी होगी बेटा? आधी होगी। 20 की आधी कितनी होगी? 10 होगी, 10%। जब भी अर्धवार्षिक की बात की जाती है, दर हमेशा उसकी आधी होती है। और बेटा दर में और समय, टाइम में, दोनों में रिलेशनशिप होती है। ये कितना हुआ? 1 सही 1 बेटा 2, इसका मतलब हुआ 3/2, क्योंकि ऐसे तो करते 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। ठीक है बेटा, एक चीज़ हमेशा इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इसमें दर हमेशा आधी होती है और समय उसका दुगना होता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। यहाँ तो 2 से 2 कटेगी तो 10 की दर से 3 का समय है, 3 वर्ष का। ठीक है बेटा, अर्धवार्षिक में 6 महीने की बात की जाती है, तो वो आप सबसे पहले तो उसकी जो दर है उसको आधी कर दीजिए। समय को आधा नहीं करना, इनके बीच में जो रिश्ता होता है ऐसा होता है कि दर आधी होगी तो समय का दुगुना होगा, दर आधी होगी समय दुगुना होगा। ये इनके बीच का एक रिश्ता है जो आप हमेशा याद रखना। तो कई बच्चे तो यहाँ पे ये भी गलती कर जाएंगे कि 2 के गुना नीचे करेंगे 3/4 आएंगे, तो ये गलती आप भी मत करना बेटा। ठीक है बच्चा, अब हमें क्या बोलते हैं? धन राशि दे रखी है। हमें राशि कितनी दे रखी है बेटा? 30,000 दे रखी है। ठीक है ना, 30,000 हमें क्या दे रखी है? राशि दे रखी है। और उसके 1.5 साल के बाद हमें क्या मिल रहा है? 39,930 का प्राप्त हो रहा है। मतलब मिश्र धन कितना मिल रहा है हमें बेटा? 39,930 रुपये मिल रहा है। ये हमें राशि मिल रही है। ठीक है बेटा, ये हमें क्या मिल रही है? राशि मिल रही है। और ये 39,930 का जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1.5 साल बाद, वो होता है मिश्र धन। ठीक है बेटा, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो सबसे पहले बेटा इनको देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गई। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है बेटा ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, ये हो गया 1,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1,331। ठीक है, अब इसके बाद कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे समय कितना है? 3। यहाँ पे आपको जितना भी आपका समय आता है ना उसको आपने अंडर रूट में उतना कर देना, तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो वो दोनों साइड क्या है? समय का अंडर रूट कर देना। ये 2 होता तो 2 करना था, 3 होता 3 होता, 4 होता 4 होता, 5 होता 5 होता। मैक्सिमम बेटा 2 या 3 पे ही बनता है। 4 5 बहुत ही रियल केस है जो बनेगा, क्योंकि कट की संख्या छोटी ही बनती है। समय की जो दर आती है 3, मैक्सिमम 2, बहुत ही रियल क्वेश्चन जिसमें थोड़ी ज़्यादा आएगी। मैक्सिमम 2 या 3 पे ही बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्योंकि एग्जामिनर को इतना पता है कि वो ऐसे क्वेश्चन बनाते ही नहीं है जिसमें टाइम लगे। ठीक है बेटा, अब आप देखो ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है? आपको दिख रहा होगा बेटा ये किसका क्यूब है? ये 10 का क्यूब है। 10 का क्यूब है, रूट हट जाएगा तो 10 आ जाएगा।
ये 1331 है, लास्ट में 1 है, तो नेचुरली बात है ये किसी एक की संख्या में लास्ट में 1 का उस या 11 का होगा, 21 का होगा या 31, इस टाइप की संख्या का होगा। तो बेटा 21 का करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 11 का स्क्वायर करोगे 121 को 11 से गुना करोगे तो 1331 होगा, तो ये 11 का क्यूब है। ठीक है बेटा, इसका अंतर कितना है, 1 का अंतर है। जैसे आप वो वाला क्वेश्चन करते थे ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का, उस अब जो आगे हम प्रोसेसिंग करेंगे सेम इसी की तरह करेंगे, लाभ और हानि की तरह। ठीक है बेटा, लाभ और हानि ये कितने का अंतर है, 1 का। 1 का अंतर किस पर है, 10 पे आ, क्योंकि हम हमेशा यहीं पे निकालते थे, तो 1/10 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया बेटा, तो आ गया 10, तो कितना आएगा, 10% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। यदि फिर भी किसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं बेटा। मेरी पूरी ये कोशिश होती है, यदि आपने चैप्टर्स नहीं भी किया है तो मैं आपको इतने बेसिक से बताऊंगी कि आपको बिना चैप्टर के भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें इन क्वेश्चन पर थोड़ा ये ध्यान रखा कि अर्धवार्षिक दे रखा है या वार्षिक दे रखा है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, एक व्यक्ति एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह कुर्सी को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो कुर्सी का लागत मूल्य आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है बेटा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि इसको मैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करूँगी। बेटा सीधी सी बात है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे इस 80 का कोई मतलब बनता है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा बता देती हूँ मैं आपको कैसे। अब उसने बोला है कि मूल्य को खरीदकर 80 रुपये में अधिक बेचते, जब हमें यही नहीं पता कि बेटा कि चीज़ कितने में खरीदी गई है तो अधिक कैसे बता सकते हैं। जब हमें यही नहीं पता कि हमारे पास क्रय मूल्य हमारा कितना है या विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, जब मुझे वो ही नहीं पता तो मैं कैसे बता सकती हूँ कितना अधिक उसने खरीदा होगा। तो बेटा इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है 80 रुपये का। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मैंने आपको बता भी दिया कि किस प्रकार से इसका यूज नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पे जहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य क्या है, तो उस पे हम क्या करते हैं बेटा, CP ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये SP, इसको भी डिटेल में समझा देती हूँ मैं आपको। CP का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य। SP होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में नहीं किया है क्योंकि मेरे फ़ोन की स्पेस इतनी नहीं थी कि मैं उसको इंग्लिश में भी लिख सकूँ, तो इसलिए मेरी जो क्लास रहेगी ये हिंदी के में ही रहेगी बेटा। ठीक है बच्चा, तो बेटा अब देखो उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति को, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा जो क्रय मूल्य है उसको 100 मान के चलते हैं, 100 रुपये मान के चलते हैं। अब उसने क्या बोला बेटा, एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा। बेचे का मतलब होता है उसने क्या है, विक्रय किया है बेटा, उसने सेलिंग प्राइस किया है। ठीक है, तो बेटा का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य 100 है, तो वहाँ पे 10 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है, तो कितना होगा बेटा, 110 होगा। आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ बेटा, जब लाभ होता है तो 100 में जुड़ेगा, हानि होती है तो 100 से घटती है। ठीक है बच्चा, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने क्रय मूल्य यहाँ पे कितना 100 रुपये माना था। अब उसने बोला यदि वह कुर्सी को 5 रुपये कम मूल्य पर खरीद कर, मतलब कहने का मतलब ये है आपको यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो वो जो 5 रुपये कम होंगे ना, जो कम होंगे वो आपके 100 रुपये से कम होंगे, ना कि 80 से आप अधिक मूल्य को बेच के सोचोगे कि हाँ अधिक खरीदा 100 रुपये की चीज़ें 80 अधिक हो तो 180, तब आप उसमें से 5 घटाओगे। ये गलती भी मत करके आना, बहुत से बच्चे यहाँ भी एक गलत करके आते हैं। तो बेटा वो जो बात करें कि वह कुर्सी को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, 5% कम,
तो वो 100 रुपये की बात कर रहा है। तो 100 से आप 5 घटाओगे तो कितना होगा 95। इसका मतलब क्या था, जो कोई वस्तु थी वो 95 रुपये में खरीद कर 110 में बेची गई है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे बेटा मुझे लागत, मेरा जो मूल्य है उस वस्तु का, जो कुर्सी का मूल्य है कितना है, मुझे कैसे पता लगेगा। अब उसने आगे क्या बोला ध्यान, तो उसे 20% का लाभ होता है, मतलब 95 रुपये में चीज़ पे आपको कितने का 20 का लाभ हो रहा है। 95 रुपये का जो आपका क्रय मूल्य है, उसके बाद आपको तो आप 100 रुपये की चीज़ में 5 रुपये कम बेच के, मतलब 95 पे आपको उस पर कितने का 20 का लाभ हो, तो 20 का लाभ आपको यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है बच्चा, तो इस टाइप 95 गुना 20% हटेगा तो 100, 20 पंजे 100, 5 कम 5, 4 5 नहीं 45, ये हो गया 19 रुपये। अब बेटा मुझे कैसे, अब मुझे पता लगाना है कि मेरा जो इस कुर्सी का मूल्य है इस टाइम जब था कितना होगा। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने जो पहले कितना था 95 रुपये था क्रय मूल्य, मेरे पास 95 रुपये की चीज़ मैंने की है, वो बेची मैंने जो थी वो चीज़ को, मैं 95 रुपये मेरा जो था क्रय मूल्य। अब 19 रुपये का जब 20% का लाभ हुआ था 95 रुपये में, तो 19 रुपये और थे, तो जो मैंने वो चीज़ का लाभ हुआ कितना हुआ, मैं उसमें 19 और जोड़ दूँगी, तो मुझे कितना हो जाए बेटा, आ गया 114। इसका मतलब क्या हुआ, जो अब उस कुर्सी का जो मूल्य है वो 114 रुपये है बेटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में यही चीज़ समझने की बात है। तो आपने जो क्रय मूल्य लेना है बेटा, वो 95 नहीं लेना, वो आपने 114 रुपये लेके चलना है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने बोला था कि वस्तु को, कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो 114 की चीज़ को 110 पे बेच रहा है, तो 95 को लेके बिल्कुल मत चलना। बस इसने 80 का आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जो आगे क्वेश्चन है इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना। अब सीधी सी बात है बेटा, 114 की चीज़ जब 104.10 पे बेची गई है, तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, माइनस का 4 का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब होता है हानि हो रही है उसको। अब आपको कैसे, मैं क्यों बोल रही हूँ हानि, क्योंकि उसने पहले यही चीज़ तो बोली है, यदि वह कुर्सी को 5% कम पर बेचकर कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, 4 रुपये की हानि हो रही है बेटा। 4 रुपये की हानि किस पे होती है, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ समझाई थी बेटा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो क्रय मूल्य कितना है 114, लागत मूल्य की वो बात कर रहा है। ठीक है बेटा, अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इतने दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, 4 को 114 पे गुना करके भाग दे के 100 से गुना करके इसको सॉल्व कर देंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। ठीक है बच्चा, लेकिन बेटा जो अब इसका जो प्रयोग होगा, अब इसका यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने ये चीज़ क्यों बोली थी, क्योंकि बेटा मैं जानती थी, क्योंकि बच्चों को यदि पहले ही चीज़ समझा दो कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कहाँ पे, तो बच्चे बहुत अपना दिमाग लगाते हैं। अब जो 80 रुपये की बात है वो इस पे, क्योंकि देखो क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब उसने यही चीज़ तो बोली, यदि वह कुर्सी को 5% कम खरीदने पर उसको 80 रुपये को अधिक पर बेचने पर, मतलब जो हानि हो रही है उसको वो हो रही है 80 रुपये पे, क्योंकि उसने 5 रुपये कम खरीदा है। तो ठीक है बच्चा, तो ये 4 का जो होगा ये 80 पे होगा, तो 1 पे कितना होगा 80/4, 100 में कितना होगा, 100 से मैं यहाँ गुना कर दूँगी बेटा, 4 दूनी 8, 100 को 20 से गुना करोगे तो आएगा 2000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर बोली थी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। क्यों स्टार्टिंग में ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये माइंड सेट होता है कि यदि इसका प्रयोग ऐसे प्रयोग होगा, इसका जो प्रयोग था बाद में बोलना यूज होगा, जो आपको गलत भी लगी होगी ये लाइन, तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, इसका प्रयोग एंड में होना था, इसका अभी फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं था 80 का, ये एंड में था बेटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, इसके अलावा जो आपके भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 समान दक्षता वाले बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2, 7:3
11:4 है। तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, मैं कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करूँगी, ध्यान से समझेंगे। ये है बेटा मिल्क, ये है वाटर। ठीक है, अनुपात कितना कितना दे रखा है, दूध 3 है, पानी 2 है। ऐसा कैसे पता लग रहा है, क्योंकि बेटा उसने पहले बोला कि पहले दूध है फिर पानी है, इसलिए। ठीक है, दूसरा 7:3, तीसरा 11:14। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा आपको ध्यान से समझना। तो देखो, पहले बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर कितना है बेटा, 5 है। 3 + 2 5 हुआ। तीसरे में क्या है, 7 और 3 है, 10 है मिश्रण। और 11 और 4 कितना हुआ, 15। ठीक है बेटा, इनका जो मिश्रण है, इनके में जो मिश्रण है बेटा दूध का और पानी का, बर्तनों में कितने का मिश्रण है, एक में 5 का है, एक का 10 में, एक का 15 का है। ठीक है बच्चा, अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। ठीक है बेटा, अब देखा जाए तो बेटा इनकी जो दूध और पानी है, इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो मिश्रण है, ये इक्वल नहीं है। तो इनको हमें इक्वल बनाना पड़ता है बेटा। देखो, यदि ये में 3 में 2 जोड़ी 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तीनों का अलग अलग मिश्रण है। तो बेटा सबसे पहले हमें इनका मिश्रण को क्या करना है, बराबर करना है। तो मिश्रण बराबर करने के लिए हम कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, सीधा सा तरीका क्या बेटा, आपने करना है 5 10, सॉरी मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ, ऐसे तो सही अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। 5 10 और 15 का आपने क्या लेना बेटा, एलसीएम ले लेना। तो 5 10 15 का एलसीएम लोगे तो बेटा 30 आएगा, इसका 6 आएगा, 5 6 30, इसका 10 या 30, 15 दूनी 30, 6 3 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इनको आपने जो गुना करनी है, क्योंकि इनकी जो बराबर क्वालिटी बराबर करनी है, तो उनकी क्वालिटी बराबर करने के लिए इनका आपने क्या करा, एलसीएम लिया। तो इसका मतलब क्या बेटा, जो पहले में आपने 6 की गुना करनी, जो गुना आप यहाँ करोगे तो उसकी गुना यहाँ भी होगी। दूसरा कितना है, 3, तो 3 की गुना यहाँ होगी, तो 3 की गुना भी यहाँ भी होगी। इसी प्रकार 2 की गुना यहाँ होगी, तो 2 की गुना बेटा यहाँ भी होगी। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि मिश्रण को इक्वल करने का तरीका है ये। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको सीधा एलसीएम लीजिए, जितनी संख्या आ रही है उनसे गुना कर दीजिए। ठीक है बच्चा, उसके बाद अब नया मिश्रण कितना बनेगा, ये M हो गया, ये W होगा। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा इंक चेंज कर देती हूँ, मुझे लग रहा दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, येलो करके देखती हूँ, तो कितना हो गया, 6 × 18 हो गया। ये भी डार्क नहीं है बेटा, एक सेकेंड, ये देखती हूँ 18, 7 × 21 हो गया। ये कितना, ये 11 दूनी 22 हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, अब ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 3 × 9, 4 दूनी 8। अब हम देखते हैं इनका मिश्रण इक्वल है कि नहीं है बेटा। ठीक है बच्चा, आप देखोगे 18 और 12 कितना होता है, 30 होता है बेटा। इसी प्रकार 21 और 9 कितना होता है, 30 होता है। 22 और 8 कितना होता है, 30। इसका मतलब क्या है, अब इन दोनों की क्वांटिटी बराबर है, दोनों को तो मिश्रण, तीनों को तो मिश्रण है दूध का और पानी का बराबर है। अब आपको सीधा क्या करना है, इनको आपने क्या करना है बेटा, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इनको यहाँ लिख रही हूँ, इनको जोड़ देना है। तो 18 में 21 जोड़ोगे तो बेटा कितना का, 9, 8 और 2 10, 11, 11 हुआ, या एक हंस लगा, 2 4 1 5 1 6, 61 आ गया। पानी कितना हुआ, 61 हो गया। अब बेटा मुझे आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस वाले पार्ट को करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 61 स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में है, नंबर ए में, तो 61:2। तो बेटा इस टाइप की ट्रिक भी आप आजमाया करो। क्यों बेटा, इससे टाइम बचता है। और बेटा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कम तरीके में ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ये बेटा ट्रिक होती है। आगे आपको करने की, तो मैं हर एक क्वेश्चन में जो भी पॉसिबल होता है, जिस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ, मैं सब बताती हूँ बेटा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप कैसे आप भी उन बच्चों की तरह इंटेलिजेंट बनो और कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। ठीक है, और मैथ्स का जो डर होता है बच्चों को, वो भी अपने दिमाग से आप निकाल सको बेटा। मैथ्स बेटा जो होती है ना बेटा, ये जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना बेटा, उतनी जल्दी समझोगे ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर का मतलब बेटा इन्होंने आर आपसे पूछा है। जब भी बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है बच्चा, सबसे पहले बेटा यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, मुझे धनराशि नहीं पता है कि कितनी है, तो वहाँ पे हम हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को धनराशि को क्या मानते हैं 100 लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, अब उसने क्या बोला है कि धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 8/5 गुना हो जाती है। जो राशि है 100 वो कितनी हो जाती है 8/5 गुना हो जाती है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 रुपये हो जाती है। ठीक है बच्चा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है, जो राशि 100 रुपये की थी वो 8 वर्ष में 160 हो जाती है। ठीक है बच्चा, उम्मीद है इतना आपको समझ में आपको आया होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अब क्या करते हैं बेटा, जब भी देखो उसने पूछा ब्याज की दर, इसका सीधा फॉर्मूला होता है बेटा CI/SI का अंतर, साधारण ब्याज माइनस का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे इंक चेंज कर लेती हूँ थोड़ी सी, PRT/100 इस फॉर्मूले में रखिए और सीधा क्वेश्चन निकाल दीजिए। तो बेटा यहाँ पे अंतर कितना आएगा, CI कितना है मेरा, मैंने तो निकाला था 160 रुपये निकाला, SI कितना है 100 रुपये है। ठीक है, बराबर कितना हो गया, P कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 100। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 100 कैसे है, जो बेटा साधारण ब्याज होता है, जो धनराशि होती है वो वही होती है बेटा। ठीक है, 100 गुना दर मुझे निकालनी है, समय कितना दे रखा 8 वर्ष दे रखा है, बटा 100 बेटा, 100 से 100 कट गया, ये आएगा 60 बराबर हो जाएगा 8 गुना R। 8 से मैं 60 को सीधा काट देती हूँ बेटा, क्योंकि R बराबर होगा 60/8, तो 8 से कटूँगी 8 64 होगा, तो 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, दशमलव लगाऊंगी, 0 लगाऊंगी। देखो बेटा आगे तो मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले क्वेश्चन समझा, क्योंकि 7 दशमलव में आ रही है, तो 7 दशमलव में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूँगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक आदमी एक लड़के को मजदूरी के रूप में 800 रुपये में 5 दिनों के लिए मिले थे। काम में आदमी की दक्षता लड़के की तुलना में 3 गुना थी, लड़के की दैनिक मजदूरी की क्या है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य और समय का, टाइम एंड वर्क का, आपको बता दूँ आपके नॉलेज के लिए कि एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है बेटा। ठीक है, इसको मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, इन टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो होते हैं टाइम और समय के, ये होते हैं LCM मेथड से ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन LCM मेथड से नहीं किए जाते बेटा। अभी जो वैसे तो LCM मेथड ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है बेटा जहाँ पर सीधे फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो ज़्यादातर हमेशा MDH वाले फॉर्मूले से पूछ जाते हैं कि LCM मेथड, इन दोनों मेथड से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन पे भरते हैं। उसने क्या बोला है, ठीक है बेटा, उसने बोला है, लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन है ये LCM मेथड से नहीं है। ठीक है, कैसे, क्यों, उसने क्या बोला है कि 5 दिन में आदमी और बॉय, ठीक है, मैन और बॉय कितना ले रहे हैं बेटा 800 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने यदि 5 दिन में 800 रुपये लेंगे तो एक दिन में आदमी और लड़की कितने लेंगे बेटा 800 बटा 5, 5 कम 5, 5 छक्के 30, 0। इसका मतलब है जो एक दिन में आदमी को और लड़कों को 160 रुपये मिलेंगे। 5 दिन में तो 800 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितने मिल रहे हैं, 160 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने उसको क्यों निकाला वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, काम में आदमी की दक्षता लड़की की तुलना में 3 गुनी है, तो लड़की की दैनिक मजदूरी बताइए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये मुझे मिल गया 160 रुपये। अब मेरे को इसको क्या बोला, ये मैन की मजदूरी है, ये बॉय की मजदूरी है,
तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। तो 160 रुपये तो मिल रहे हैं, आदमी को भी मिल रहे हैं और बॉय को मिल रहे हैं। अब वो कितने मिल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कितने, उसने बोला कि एक की काम आदमी की दक्षता लड़की की तुलना में 3 गुना है। यदि लड़के की 1 है तो आदमी की 3 गुना कितनी होगी, 3 गुना 1 3 हो गया। ठीक है बच्चा, तो इन टोटल कितनी होगी बेटा। अब ज़्यादा करते आप क्या करते हो, इसको घटाते हैं, लेकिन मैं इसमें घटाऊंगी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों की मजदूरी की बात की जा रही है। तो दोनों की टोटल की, दोनों की दक्षता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दोनों की, आदमी की और लड़के की, दोनों की दक्षता कितनी होगी, 4 होगी। ये 4 किसके बराबर होगा बेटा, 160 के। 4 बराबर हो गया 160 के। तो 1 किसके बराबर होगा बेटा, 160 बटा 4, 4 चौके 16। ठीक है बेटा, ये मुझे मिल गया 40 रुपये। तो अब यही तो उसने पूछा था कि लड़की की दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक है, अब लड़की की क्षमता कितनी थी, 1 थी, 1 की निकल गई तो 40 रुपये आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 40 रुपये। ठीक है बेटा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि उसने बेटा आदमी की पूछी थी। तो मैंने आपको बता दिया कि आदमी की कितनी होगी, लड़की कितनी होगी, 1 में 40 रुपये, क्योंकि दक्षता कितनी है, 1 है। यदि वो मैन की पूछता तो आपने करने की, दक्षता कितनी है, 3 है। तो 40 रुपये को आपने 3 से गुना कर दिया तो 120 रुपये आता, वो आदमी की दैनिक मजदूरी होती है। यदि यहाँ पे कुछ भी होता, 2 3 4 कुछ मान लो यहाँ पे 3 होता, तो आपने 40 गुना 3 में करते, 4 में करते, तो आपका आंसर आता। क्योंकि मैंने 1 की निकाली है, आदमी लड़की की दक्षता 1 है, तब मेरे 40 सीधा आंसर आ गया। यदि यहाँ पे 2 लिखा होता, 5 लिखा होता, जितना नंबर लिखा होता उससे गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ज़रूरी पेपर में जो करवा रही हूँ सेम टू सेम ज़रूरी नहीं क्वेश्चन यही आता है। पेपर में क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से आते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो चेंज कर दी जाती है। क्वेश्चन की जो, जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिखा है वो 5 लिख सकता है, इस प्रकार से चेंज करके क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए को लेके आई हूँ क्वेश्चन, कार्य और समय का, ये एलसी मेथड्स में लेके आई हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ए और बी 45 दिनों में, और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। फिर बेटा ये बी होगा, ये भी नहीं होगा, ये बी ने 23 दिनों में शेष कार्य कर लिया। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई थी, भी नहीं है, ये बी होगा। ठीक है, आपको पता है कि ए कितना कर रहा है, 45 कर रहा है, बी 40 दिनों में कर रहा है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन क्या करता है, ए काम छोड़ देता है कुछ दिनों के बाद, और बी क्या करता है, 23 दिनों में शेष कार्य कर लिया उसने। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो इनका कार्य है कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। उसने क्या बोला, ए 45 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 40 दिन में। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से लेंगे। तो दोनों को 45 और 40 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, 360। जो बेटा ये 360 होता है ना, ये कार्य क्षमता होती है, कार्य दक्षता होती है, या कुल कार्य जो आप बोलते हो, टोटल वर्क, टोटल कार्य, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, ये होती है ये। ठीक है बच्चा, तब 45 दिन में 360 करें तो एक दिन में कितना करेगा, 45 को 360 से भाग दोगे तो 8 बार ये कटेगा बेटा, 8 बार। ठीक है, इसी प्रकार बी का एक दिन का निकालेंगे तो 360 को 40 से भाग दोगे तो 9 दिन आएगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद उसने क्या बोला, टोटल कार्य कितना है, 360 है बेटा। अब उसने क्या बोला है, जो ये टोटल कार्य है 360। ठीक है, अब उसने कहा कि दोनों ने एक काम एक साथ शुरू किया, मतलब ये टोटल कार्य है 360। इन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलके शुरू किया, ए प्लस बी ने मिलके कार्य शुरू करा। अब उसने क्या करा, कुछ दिनों बाद जो ए है वो छोड़ के चला गया। अब इसके बचा हुआ जो 23 दिन का कार्य है बेटा, वो बी ने किया।
ठीक है बच्चा, ये चीज़ ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। 360 दिन में दोनों ने 100 ए और बी ने दोनों ने कार्य किया। कुछ टाइम क्या करता है, एक छोड़ के चला गया। जो 23 दिन थे उसमें बी ने कार्य किया। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, तो बेटा बी ने कितना कार्य किया होगा? बी ने 23 दिन में कितना कार्य किया होगा, आप मुझे बताइए। बी ने जो टोटल का ए से यहाँ शुरू से लेके एंड तक कितना कार्य किया होगा? देखो बेटा कैसे निकालेंगे, बी ने 23 लास्ट के 23 दिन काम किया, और ए और बी में जो यहाँ बी ने कार्य किया था, कितना कार्य किया एक दिन में? 9 कार्य किया। तो 23 गुना 9 कर देंगे तो बराबर कितना आएगा? 260। 260 ये क्या है, जो लास्ट में बी ने कार्य किया है। तो 260 जो वर्क किया है ये लास्ट में जो बी ने कार्य किया है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं। और ए और बी ने टोटल कार्य कितना किया है? 360 किया है। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताइए, तो यहाँ से जो कार्य होगा ए और बी का कितना होगा? तो मैं यदि इसमें से 260 में से 360 घटा दूँ तो मुझे ए का कार्य मिल जाएगा, यहाँ से ए का वर्क मिल जाएगा मुझे यहाँ से। तो यहाँ से मुझे ए का कार्य मिल जाएगा, कितना आएगा बेटा? ये आएगा 3 5 153। जो ए ने किया होगा वो 153 किया है बेटा। ठीक है, और ए और बी ने एक दिन में कितना कार्य किया है बेटा? यहाँ पे ए और बी ने एक दिन में कितना कार्य किया होगा? 8 और 9 कितने हो गए? 17। ठीक है बेटा, 17 कार्य किया है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये ना ए और बी का कार्य है 153। सॉरी, बी ए का कार्य नहीं है, सॉरी बच्चों मेरे से गलती हो गई थी यहाँ पे। देखो ये मेरे से बाय मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, नहीं सही तो है, सही नहीं सही है, हाँ। ए और बी का कार्य कितना आ गया? 153 हुआ। जो ए और बी ने जो कार्य बचा हुआ कार्य था ना, जो ये क्या है बेटा, थोड़ी सी मुझे बोलने मिस्टेक होगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। देखो ए और बी का कार्य टोटल कार्य कितना? 360 था। बी ने 207 कार्य किया था। जो बी ए से छोड़ने से पहले ए और बी ने कितना कार्य किया होगा? यदि मैं बी ने जो लास्ट में कार्य किया था 207 जो कार्य किया था लास्ट में, अकेला जो बी ने किया था टोटल कार्य लास्ट में, और जो ए और बी ने दोनों ने कार्य किया था उससे पहले, तो ए ने छोड़ा नहीं था, तो दोनों ने टोटल कितना कार्य किया है? ए और बी ने 153 कार्य किया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी बोलने में। ठीक है बच्चा, अब मुझे बताइए जो कार्य छोड़ा हुआ था वो 153 है, और एक दिन का ए और बी का कार्य कितना है? 17 है। तो आपने क्या करना है, जो ए और बी का कार्य है जब तक ए ने नहीं छोड़ा था वो कार्य बटा ए और बी का एक दिन के कार्य से भाग दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 17 निम्न 153 होता है, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था बेटा। एक बार फिर से समझा देती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ए और बी का कार्य 45 दिन था, एलसीएम लिया 360 आया। 360 कार्य क्षमता टोटल कार्य दक्षता होती है। एक दिन कार्य निकाला 8 और 7। ए और बी दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 8 और 9 को 7 को जोड़ा 17। ठीक है, 360 कार्य था, ए और बी का कार्य किया, ए ने बीच में छोड़ दिया, बचा हुआ कार्य बी ने किया 23 दिनों तक। तो बी ने टोटल कितना कार्य किया बेटा? बी ने लास्ट में कितना कार्य किया? 23 में 9 से गुणा करके मैंने पता लगा लिया कि 207 मैंने बी ने कार्य किया। अब मुझे ये पता लगाना है कि जब ए ने काम नहीं छोड़ा था तब तक दोनों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी ने कितना कार्य किया था। तो मैं टोटल कार्य में से बी के लास्ट वाले कार्य को घटा दिया। ये जो बी का कार्य आया था मेरा कितना है? 207 आया। यदि मैं इसमें से इसको घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे ए और बी ने कितना कार्य किया था जब ए ने नहीं छोड़ा था। 193 कटा था, तो ए और बी का जो कार्य किया था और एक दिन के कार्य से मैंने भाग कर दिया, तो मेरा आंसर निकल के आ गया 9 दिन। ठीक है बच्चा,
उम्मीद है समझ में आएगा। फिर भी दिक्कत है तो पूछ लेना बेटा, बिना किसी कन्फ्यूजन के, डाउट के, बेहिचक होकर क्वेश्चन पूछना मेरे से बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 0 से 90 तक की संख्या में 7 अंक कितनी बार आते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे। सीधे इसको ना बेटा टुकड़ों में करना। कैसे, देखो पहले देखना 0 से लेकर 10 तक 7 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। इसी प्रकार 1 से लेके 67 के बीच में कितनी बार आएगा जिसमें 7 आता है। आपको पता है 17 में आएगा, 27 में आएगा, 37 में आएगा, और 47 में आएगा, 57 में आएगा, और 67 में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार आ गए बेटा। अब आप देखना 70 से लेके 80 के बीच में कितनी बार आएगा बेटा। एक बार 77 में आएगा, और एक बार कितने में आएगा, और 70 में भी आएगा, 71 में भी आएगा, 72 में भी आएगा, 73 में भी आएगा, 74 में भी आएगा, 75 में भी आएगा, 76 में भी आएगा, 77 में भी, 77 लिख दिया, 78 में भी आएगा, और 79 में भी आएगा। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ को ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे जो 77 में 7 2 बार आ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि 77 में 2 बार 11 आ रहा है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद बेटा यहाँ पे जगह तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 80 से लेके 90 के बीच में कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, क्योंकि 87 में आएगा बस। अब आपने क्या करना है बेटा, अब जो आपको यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है बच्चा, 0 से के 1 कितनी बार है, एक बार आया। 11 से 87 तक कितने, 67 में कितने, 6 बार आ गया। 80 तक कितने हैं, 11 बार, और उसमें एक बार। जितनी बार आए हैं ना उनको सबको आपने ये करना है, 1 को, 6 को, और ये 11 को, और ये बेटा 1 को, आपने सबको चारों को जोड़ देना है। तो 11 और 6 17, 17 और 11 38, 38 और 1 नहीं सॉरी कुछ क्या बोल रही मैं, कुछ गलत बोल दिया बेटा। ये 11 2 बार कैसे आ गया, ये तो 11 सिर्फ एक ही बार तो है। 11 एक सेकंड बेटा, गलत लिख दिया, यहाँ पे सही कर देती हूँ मैं पहले। देखो 0 से एक बार आया, फिर 6 बार आया, फिर 11 बार आया, फिर 1 बार आया। ओके बेटा, 11 6 17, 17 और 2 19। तो करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति होगा ये बेटा, स्थिति 2 शेष बचता है। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए आपने कुछ नहीं करना है बेटा। आपने 4 6 जो 8 जो 12 है ना 16, इसका सीधा आपने क्या कर देना बेटा, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इनका, 48 आएगा बेटा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता होगा, फिर भी नहीं आता बता देती हूँ बेटा। देखो 4 से 8 कट जाता है, 8 से 16 कट जाएगा, तो 8 और 4 की कोई ज़रूरत है ही नहीं मुझे। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो बच्चा कितना, 16 में 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 4 गुना 3। ठीक है, इस 4 की ज़रूरत नहीं है, तो 4 कितना आएगा, 4 चौके 16, और 16 में 3 से गुना करें 48। ठीक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए एलसीएम निकालने की बेटा। बहुत से मेथड होते हैं निकालने के, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है। आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने हर एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो बेटा। ठीक है बच्चों, 48 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपसे क्या पूछा, ये ट्रिक को ध्यान समझना कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। तो आपने क्या करना है, इसकी ट्रिक होती है बेटा एलसीएम प्लस रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। रिमाइंडर कितना है बेटा, एलसीएम कितना है बेटा 48, रिमाइंडर कितना है 2, उसको जोड़ देंगे कितना आएगा 50, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये कि आपको देख के ही आंसर आना चाहिए आपके। सीधा से एलसीएम निकाल दीजिए
जो शेषफल बचता है उसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस कराती हूँ। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैं अपनी क्लास में हमेशा ही कम क्वेश्चंस करवाती हूँ कि मेरा मानना ये है बेटा, क्वेश्चंस कम करो लेकिन इतना करो कि आपको कभी भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बेटा आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ किसी पेपर में, पीछे पेपर में, या आपने फॉर्म भरे कि इसी टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए, ज़रूरी नहीं होता बेटा। तैयारी ऐसी करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बेटा, तो आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना बेटा, वीडियो को शेयर ज़रूर करना जिससे कि वीडियो और बच्चों तक पहुँचे और वो भी इस चीज़ का बेटा यूज़फुल उनके लिए भी काम आ जाए पेपर के लिए। यदि मैं आपको एक चीज़ हमेशा ही बोलती हूँ, वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो बेटा आप मुझे अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो क्यों नहीं आती। मेरा हमेशा एक ही मकसद रहता है कि मैं अपनी वीडियो को बेस्ट से बेस्ट बनाऊँ बेटा। ठीक है बच्चा, और आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, और जो साथ में घंटे बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कर देना जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इसके अलावा मेरे बेटा GK GS की क्लास भी कंटिन्यू चलती है, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो मैं आपको बता दूँ तो मैं प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ, तो ये वीडियो बेटा SSC CHL की मैथ्स के लिए नहीं है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम SSC GD मैथ्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कह सकती हूँ, मैथ को ले लो, मैथ के जितने भी आते हैं, बैंक, कुछ भी बेटा, क्योंकि बेटा सबके चैप्टर सेम ही होते हैं। ठीक है बच्चों, और पेपर आप सोचो कि इजी ही आता है, टफ नहीं आता। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं 20 में से एक आध क्वेश्चन जो होंगे तो थोड़े टफ होते, टफ नहीं होते, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा यदि आपकी कैलकुलेशन वीक है ना बेटा तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए बेटा, और एडवांस मैथ से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आपको थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड कल फिर मिलूँगी नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।